चीज़ का वैल्यू बढ़ता कब है, घटता कब है, किसी यानी डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सभी चीज़ यानी मूल्य स्तर मुद्रा स्थिति के बारे में हम लोग इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, मुद्रा स्थिति में हम लोग करेंगे। फिर 5वां नंबर जो टॉपिक आ जाएगा वो मेरा रहेगा विकास का अर्थव्यवस्था। क्या रहेगा? विकास का अर्थव्यवस्था। टॉपिक का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? विकास का अर्थव्यवस्था। देखिए विकास के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक बनाए हैं। वो है मेरा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। ठीक है, खाद्य प्रबंधन बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो मेरा रहेगा वो रहेगा भूमि सुधार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी भूमि सुधार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा मेरा रहेगा उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा मेरा रहेगा बुनियादी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी बुनियादी यानी अब संरचना जिसको हम लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, बुनियादी संरचना। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निवेश मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, निवेश मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, इन्वेस्टमेंट मॉडल जिसे हम लोग बोलते हैं, तो निवेश मॉडल के बारे में। तो ये मेरा विकास की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रहता है। जैसे आपको पता है कि अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, तो अगर मैं एक आसान भाषा में समझाऊं तो आप जानते हैं कि आज के समय में कुल जनसंख्या कितना हो गया है? 143 करोड़ जनसंख्या है भारत की आज। अब 143 करोड़ जनसंख्या को खाना खिलाने के लिए तो फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा का तो आवश्यकता यानी खाद्य प्रबंधन तो करना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर उतने उत्पादन होगा यानी कृषि उतने उत्पादन होगा तो आने वाला जनसंख्या को हम कैसे खाना खिलाएंगे? इसीलिए कृषि में खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम जब टॉपिक का अध्ययन करेंगे, देखिए आपको पता है कि 2011 जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या थी, लेकिन अभी तो जनगणना हुआ नहीं, होना 21 में था लेकिन अभी नहीं हुई है। तो लेकिन अभी आपको पता है यूएन के अनुसार अगर बात करें तो हम विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, जिसमें अभी मेरी जनसंख्या कितना है? 143 करोड़ जनसंख्या हो गई। तो इसे खाना क्या, तो कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ जाता है हमारे अर्थव्यवस्था के दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए उसके बाद भूमि सुधार पढ़ेंगे, फिर उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उद्योग में आप लोग जानते हैं हम अपने देश, जब मेरा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद क्या क्या रही, यानी 1948 में जब औद्योगिक नीति लाया गया था, फिर 1956 में लाया गया था, फिर 1976 में, फिर 88 में लाया गया। फिर उसके बाद आपको बहुत ही बड़ा बिगेस्ट चेंजेस देखने में, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उसमें के वित्त मंत्री थे मेरा मनमोहन सिंह सरकार। उनके द्वारा आपको पता है एलपीजी मॉडल लाया गया था, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की व्यवस्था लाया गया। आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां हो गई थी देश में जो एलपीजी का मॉडल लाने की आवश्यकता पड़ी? तो हम इन सभी चीज़ों को वहाँ देखेंगे और ये भी समझेंगे कि जो एलपीजी मॉडल है उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है। आज जो वर्तमान सरकार हमारी बात करती है कि हम जो है देश यानी विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं हम। तो आज तो सवाल उठता है कि अगर आज हमारे देश में 81 करोड़ जनसंख्या सरकार के अनुसार 81 करोड़ जनसंख्या अगर अपने लिए खाना नहीं जुटा पा रही तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे पहुंचेंगे? तो ये हम सरकार को देखेंगे, क्योंकि कुछ आदमी के पास यानी मुट्ठी भर आदमी के पास भारत का बहुत ज़्यादा संसाधन है और बहुत आदमी के पास कुछ भी संसाधन नहीं है। तो इन सभी चीज़ को हम आगे हम समझेंगे। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बंदरगाह में, फिर हम लोग देखेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जो टॉपिक आता है उसके बारे में। फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर मेरा 6 नंबर टॉपिक आएगा कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। क्या आएगा इसमें? हम लोग क्या देखेंगे? कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए अब देखिएगा, ठीक है, देखिए क्योंकि हमें थोड़ा देखना पड़ता है वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। तो देखिए कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में देखिए आपको पता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का कॉन्सेप्ट आपके हमारे संविधान के भाग 4 में देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अर्थव्यवस्था में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अगर बात करेंगे तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में हम बात करेंगे पहले भारत का आर्थिक नियोजन, भारत का आर्थिक नियोजन की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? भारत का आर्थिक नियोजन। उसके बाद हम बात करेंगे नीति आयोग, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं
मानव पूंजी, मानव पूंजी। उसके बाद देखेंगे मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। उसके बाद हम लोग देखेंगे गरीबी एवं भूखमरी तथा इसके निवारण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। उसके लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इसी में बेरोजगारी तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में देखेंगे कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार के लिए कौन सी पॉलिसी है, सरकार कौन सी पॉलिसी चला रही है। आपने मनरेगा देखा है, मनरेगा का क्या इम्पैक्ट, उसके बाद सरकार ने और सारे काम किए हैं। हम जब टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो वहां पे हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, समझिए बात को। और उसके बाद जो मेरा देखिए पाठमान 1 नंबर टॉपिक हो गया, 2 नंबर टॉपिक हो गया, 3 नंबर टॉपिक हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर। एक टॉपिक मिस कर रहे हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 6 नंबर, ये आ जाएगा 7 नंबर। देखिए 5वां नंबर टॉपिक जो है हम लोग का, यहाँ पे 5वां नंबर टॉपिक एक मिस हो गया है। 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर टॉपिक मेरा आएगा भारत में लोक वित्त व्यवस्था, लोक वित्त व्यवस्था। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम क्या है, देखिए समझिएगा ध्यान से। इसका दूसरा नाम है सरकार और पैसा। ठीक है, यहां देखिए समझिएगा ध्यान से, मैं थोड़ा बताने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। भारतीय वित्त व्यवस्था, पैसा और बाजार, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट आपको पता है कि जहां पैसा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कैपिटल मार्केट आपको पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जहां पैसा रखी जाती है। इस चीज को समझना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए बात है भारत में लोक वित्त व्यवस्था। लोक वित्त में सरकार पैसा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सरकार की राजकोषीय नीति क्या है, राजकोषीय आय क्या है, राजकोषीय व्यय क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की टैक्सेशन सिस्टम क्या है, भारत की बजट प्रणाली क्या है, किस तरह से बजट बनती है, बजट का क्या प्रारूप होती है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भारत में लोक वित्त व्यवस्था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, राजकोषीय नीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे बजट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का टैक्स सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद मेरा 6 नंबर टॉपिक ये हो जाएगा, फिर 7वां नंबर टॉपिक यानी ये आ जाएगा मेरा 6 नंबर टॉपिक आ जाएगा, और ये मेरा क्या आ जाएगा 7 नंबर टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विकास की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, फिर कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेरा जो टॉपिक आएगा वो मेरा रहेगा 8वां नंबर टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। 8वां नंबर टॉपिक आ जाएगा, 8वां नंबर का टॉपिक आ जाएगा भारत का विश्व के साथ आर्थिक जुड़ाव। ठीक है, भारत का विश्व के साथ आर्थिक जुड़ाव। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे भुगतान संतुलन। क्या पढ़ेंगे, भुगतान संतुलन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम भुगतान संतुलन के बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे, भुगतान संतुलन के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का व्यापार नीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो इन 3 टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। भारत का आर्थिक यानी विश्व के साथ आर्थिक यानी व्यापार के कैसे काम करती है, आयात निर्यात क्या हो रहा है, उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर 9वां नंबर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरा विश्व का आर्थिक संस्थान। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम WTO के बारे में पढ़ेंगे, IMF के बारे में पढ़ेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग और भी जितने भी संस्थान है, आर्थिक दृष्टिकोण से जो संस्था है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विश्व के आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ेंगे, एशियन
ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हो जाएगा। और 10वां नंबर जो मेरा टॉपिक आ जाएगा, और 10वां नंबर टॉपिक आएगा वो मेरा रहेगा, 10वां नंबर टॉपिक क्या आ जाएगा मेरा, विविध के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सारी अर्थव्यवस्था की जो टर्मिनोलॉजी है, जो एग्जाम के दृष्टि से जो टर्मिनोलॉजी है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो टर्मिनोलॉजी पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए ये मेरा पूरा एक अर्थव्यवस्था का पीटी का सिलेबस है। इसके अंतर्गत हम लोग करंट में जो न्यूज चल रहे हैं उसे मिक्सअप करके, क्योंकि देखिए ये तो मेरा स्टैटिस्टिक्स टॉपिक हो गया यानी स्टडी, और जो मेरा करंट में जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है, उस दोनों को मिक्स करके उसके बाद प्लस देखिए ऐसे तो इकोनॉमिक्स सर्वे और इकोनॉमिक्स बजट जो है वो मेरा मेंस में थोड़ा ज़्यादा उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन हमारे पीटी एग्जाम में भी उसकी भूमिका है, कम भूमिका है, मेंस में ज़्यादा है, लेकिन हमें